गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका था। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो चैप्टर के नाम से पता चलेगा कि व्हाट डज़ इट कंटेन्स। रिटेलिंग मैनेजमेंट और वी कैन से मैनेजमेंट ऑफ रिटेलिंग, कि किस तरह से जो रिटेल फंक्शन है उसको मैनेज किया जाता है। जिस तरह से बिज़नेस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना, इसी तरह से रिटेलिंग मैनेजमेंट भी है कि रिटेल को भी मैनेज करना होता है। वो सारे फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं वो तो इसके होते ही हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, डायरेक्शन है, और वी कैन से डिफरेंट फंक्शन है, कम्युनिकेशन है वो कंट्रोलिंग है, वो सारे फंक्शंस रिटेल के होते ही हैं। उसके अलावा भी कुछ एडिशनल फंक्शंस होते हैं जो रिटेल मैनेजर को करना होता है ना। और इसके अलावा हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ रिटेल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक रिटेल मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड द टोटल परफॉर्मेंस मॉडल। ये हमने 4 थिंग्स हैं जो इसके अंदर इस चैप्टर में पढ़नी है। आप देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रिटेल मैनेजमेंट की, तो रिटेल एक बहुत बड़ा मतलब टेक बिज़नेस के फॉर्म में जो है वो इसका डेवलपमेंट हुआ है, हाई टेक बिज़नेस के फॉर्म में, है ना। इट इज़ नाउ बेस्ड ऑन सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, कि जैसे आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन पर ही बेस्ड है ना। जैसे कि हम कहें कि कुछ रिटेल स्टोर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल तैयार सामान रखते हैं, फिनिश प्रोडक्ट ही रखते हैं, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, है ना। तो ऐसे जो रिटेल स्टोर हैं वो इमीडिएटली जब भी इनसे डिमांड की जाए वो उनको जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही इसी पॉलिसी को फॉलो किया है मैकडॉनल्ड्स ने, है ना। मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज़ है, इनके बर्गर होते हैं और बिल्कुल रेडी टू ईट होते हैं, है ना। तो आप जब भी ऑर्डर करेंगे आपको टाइम लिमिट भी दे देते हैं, ये 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में आपके घर पहुंच जाएगा। होम डिलीवरी भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये जो पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह की फिनिश्ड प्रोडक्ट को ये सेल कर रहे हैं। इसी तरीके चाहे वो ईटेबल हैं, इसी तरीके से अगर कोई बुक सेलर है वो अपने बुक्स को सेल कर रहा है, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड रख रहा है कि कितने ऑर्डर्स आए, कितने कस्टमर्स ने कितना परचेज़ किया, कितना उनका बैलेंस है, तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए किसको यूज़ कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो वी कैन से रिटेलिंग हमारा जो है वो डेली रूटीन का एक काम बन चुका है कि हम परचेजिंग भी करते हैं और रिटेलर सेल करते हैं। लेकिन जो कस्टमर हैं उनको कई बार रिटेलर्स जो एफर्ट्स करते हैं उनकी नॉलेज नहीं होती, है ना, क्योंकि वो बैकग्राउंड पर आता है कि पीछे से वो मेहनत करते हैं। कस्टमर्स को सिर्फ वही दिखाई देता है जो फ्रंट एंड पर होता है। तो जो रिटेल मैनेजर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रिटेल के लिए एक प्रॉपर लोकेशन वो सिलेक्ट करे, और इसके साथ साथ गुड्स का भी वो सिलेक्शन सही ढंग से करे। जो मर्चेंडाइज़ है, प्रोडक्ट है, अगर उसके पास वो अच्छा होगा तो कस्टमर जाएंगे परचेज़ करने के लिए, अगर वो लो क्वालिटी का होगा तो वो परचेज़ नहीं करेंगे, है ना। तो रिटेल मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ द रिटेल स्टोर एंड व्हाट शुड बी द मर्चेंडाइज़। और अपने डिसीज़न के लिए उसको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास जितनी अच्छी नॉलेज होगी, जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएगा। तो वी कैन से जो रिटेल मैनेजमेंट है वो रिटेल बिज़नेस में डिफरेंट जो डिसीज़न लिए जाते हैं, है ना, उसी का ही सेट है जिससे कि बिज़नेस क्या बनता है, सक्सेसफुल बनता है। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आप देखिए अगर हम बात करें रिटेल मैनेजमेंट की, तो जैसे बता रहे थे कि रिटेल मैनेजमेंट प्रोड्यूसर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को एक साथ लाने का प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। इसमें जो रिटेल मैनेजमेंट है वो कोशिश करती है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की, कि कस्टमर्स इज़ द किंग, है ना, कस्टमर आर द किंग। तो कस्टमर को अगर वो सेटिस्फाई रखेगी तो वो कस्टमर बार बार आएंगे और उनका बिज़नेस चलता रहेगा और मैन्युफैक्चरर का काम भी चलता रहेगा। तो वी कैन से रिटेल मैनेजमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे जो है वो बिज़नेस को मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्टिविटी कह सकते हो या मैक्सिमम उनका सेल हो, जिससे कि बिज़नेस में उनको प्रॉफिट हो और वो बिज़नेस चलता रहे, है ना। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट को ही ध्यान में नहीं रखता बल्कि कंज्यूमर्स को सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करता रहे टाइम टू टाइम। कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई रहेंगे तो ही सेल बढ़ेगी। तो वी कैन से रिटेल मैनेजमेंट बिज़नेस को लोकल लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर जो है वो ऑपरेट करता है, ताकि कस्टमर्स को लोकल लेवल पर, नेशनल या ग्लोबल लेवल पर वो मोटिवेट कर सके और उन गुड्स को सेल कर सके, इंटरनेशनली भी वो सेल कर सके। तो रिटेल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, रिटेल मैनेजर, है ना, रिटेल जो रीजनल मैनेजर है या जो स्टोर मैनेजर है ना, वो भी आता है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। इसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट में सप्लायर के साथ बातचीत करना आता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना आता है, या उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना आता है।
अब देखिए एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है डिपिक्टिंग रिटेल मैनेजमेंट। तो जो रिटेल स्टोर मैनेजमेंट है उसमें डे टू डे जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं या उनका जो मैनेजमेंट किया जाता है उसके लिए एक पर्सन होता है जिसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो वो जो पर्सन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिटेल मैनेजर। तो अगर एम्प्लॉय में किसी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी हो सकता है कि उसको कुछ क्वारी हो, पूछना हो कुछ, है ना, तो वो इस रिटेल मैनेजर से जाकर बात कर सकता है। और इनको रिपोर्ट भी किसको देनी होती है? रिटेल मैनेजर को। तो रिटेल मैनेजर इनकी रिपोर्ट को लेता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक जनरल मैनेजर भी हो सकता है कि छोटे छोटे लेवल पर, अगर उसके कई ब्रांचेस हैं तो जो छोटे छोटे रीजनल लेवल में हैं वहाँ पर तो रिटेल मैनेजर होगा और एक जनरल मैनेजर होगा जो पूरे उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, जो सबकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा। तो ये था कुछ मीनिंग। अब देखिए आपको ये डेफिनेशन दी हुई है कि रिटेल मैनेजमेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द मैनेजमेंट डिसीज़न, कि जो रिटेल मैनेजमेंट है वो रिटेल मैनेजमेंट के जो डिसीज़न है उसका एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। दैट रिटेलर मस्ट मेक टू प्रोवाइड वैल्यू टू देयर कस्टमर, जिसका मेन पर्पस क्या है कि कस्टमर्स को ये शो करना कि आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उनको मूल्य प्रदान करना, वैल्यू प्रोवाइड करना। एंड डेवलप एन एडवांटेज ओवर देयर कॉम्पिटिटर, ताकि कॉम्पिटिटर से उनको बता सकें, उसको डेवलप कर सकें कि कॉम्पिटिटर की बजाय आप उनको ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कर सकें, है ना। तो मतलब उनको ये शो करना कि यू आर डिफरेंट, आप जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपसे कम कीमत पर, आपसे कम प्राइस पर, अच्छी क्वालिटी में कोई भी कॉम्पिटिटर आपको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करा सकता। तो देखिए सेकंड डेफिनेशन जो बैरी बर्मन ने दी है, रिटेल डिसीजन मेकर कैन एड्रेस सम क्वेश्चन, कि जो रिटेल डिसीजन मेकर है वो कई क्वेश्चन कर सकता है, लाइक हाउ कैन वी कैन बेस्ट सर्व आवर कस्टमर वाइल अर्निंग अ फेयर प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट कम भी नहीं कमाना, ज़्यादा भी नहीं, फेयर प्रॉफिट कमाते हुए आप कस्टमर को कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउ कैन वी स्टैंड आउट इन हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कि हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कैसे स्टैंड हो सकते हैं, वेयर कस्टमर हैव सो मैनी चॉइसेस, कि कस्टमर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, तो वो जल्दी से जो है वो स्विच ऑफ कर देता है किसी भी रिटेल स्टोर को। तो हाउ कैन वी ग्रो आवर बिजनेस वाइल रिटेनिंग अ कोर ऑफ रॉयल कस्टमर, कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं विद द लॉयल कस्टमर, बाय फुल्ली अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिटेलिंग, है ना, कि बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए किस तरीके से हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो दैट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड द रिटेल मैनेजमेंट, ये रिटेल मैनेजमेंट की फ़िलासफ़ी है। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। रिटेल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ रिटेल फंक्शंस, कि रिटेल फंक्शंस को किस तरीके से मैनेज करना है ताकि कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हों, कस्टमर को आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, वो भी खुश हों और आपको प्रॉफिट भी मिलता रहे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। सबसे पहला आर्ट ऑफ यूजिंग टूल, कि जो रिटेल मैनेजमेंट है एक ऐसा आर्ट है जिसमें सारे इक्विपमेंट को यूज़ करके हम कोशिश करते हैं कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की। प्रोसेस ऑफ इंक्वायरिंग, रिटेल मैनेजमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर की ओर से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से आप जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, है ना, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या कंप्लेंट्स है ना, उसके लिए भी जो है वो रिटेल मैनेजमेंट को यूज़ किया जाता है। तो रिटेल मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से अल्टीमेट कंज्यूमर से ये जानना है, ये नॉलेज लेनी है कि वेदर दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर और नॉट, कि वो उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं। थर्ड वन बेस्ड और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि रिटेल मैनेजमेंट में रिटेल मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने नॉलेज के बेस पर स्ट्रेटजी बनाता है ताकि कंज्यूमर्स को वो खुश रख सके। तो इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि किस तरह से प्लानिंग की जाती है। रिलेटेड विद डिसीज़न मेकिंग, कि रिटेल मैनेजमेंट का जो मेन काम है वो क्या है, डिसीज़न लेने का, लाइक अबाउट द मर्चेंडाइजिंग, प्रोडक्ट के बारे में या स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में डिसीज़न लेने का काम किस में आता है, रिटेल मैनेजमेंट में। थॉटफुल एनालिसिस, कि जो रिटेल मैनेजमेंट है उसमें क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि बिज़नेस में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, फाइनेंशियल या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या कुछ और फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उसका थॉटफुल एनालिसिस भी इसके अंदर किया जाता है। टूल फॉर अर्निंग प्रॉफिट, कि रिटेल मैनेजमेंट का जो मेन यूज़ है वो क्या है, कि इट्स अ टूल, इसको एक टूल माना जाता है ताकि आप प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, है ना। और वी कैन से बिज़नेस को चलाने के लिए डिफरेंट ट्रिक्स आप सीख सके कि कैसे चलाना है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मार्केटिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट, कि रिटेल मैनेजमेंट में मार्केटिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट को यूज़ किया जाता है
ताकि जो जो स्टोर है वो अपना मतलब प्रदर्शन सुधार सके, यानी कि उनके अंदर अगर कुछ कमियां हैं अपनी परफॉर्मेंस को उसने इम्प्रूव करना है, तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी वो रिटेल मैनेजमेंट को मार्केटिंग या फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। मैनेजिंग द बिज़नेस, कि रिटेल मैनेजमेंट जो है वो रिटेल से रिलेटेड जितने भी डाटाज़ हैं, जैसे लाइक सेल के डाटा हैं, स्टॉक कंट्रोल के हैं, परचेज़ के हैं, उसको मैनेज करता है। तो वी कैन से कि पूरा बिज़नेस को ही मैनेज करता है। तो दीज वर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। अब देखिए इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो रिटेल मैनेजर का काम जनरली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच काम, यू कैन से मिडिल मैन का काम होता है। लेकिन उसके अलावा भी मिडिल मैन का तो है ही कि ये मैन्युफैक्चरर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोवाइड करता है टू द कंज्यूमर्स, और वी कैन से कि उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट का काम भी करता है। बट इसके अलावा जो है, इसके अलावा देखिए और क्या क्या काम करता है। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे बता रही थी, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, वो सारे काम तो ये करता ही है। उसके अलावा जो काम करता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अगर आपसे ये 16 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप उनको भी बता सकते हो, है ना, कि ये 5-6 फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं वो भी ये करता है। उसके अलावा देखिए एडिशनल फंक्शन, जिसको हम फंक्शनल फंक्शन कहते हैं, वो कौन कौन से करता है। सबसे पहला प्रोवाइडिंग इफ़ेक्टिव ब्रांडिंग, कि रिटेल मैनेजमेंट में ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल है ना। ब्रांडिंग रिटेल के एरिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 2 लेवल पर हो सकता है, कि पहला तो एक स्टोर लेवल और एक एट प्राइवेट लेवल, है ना। स्टोर लेवल के साथ साथ जैसे एक तो ब्रांड जो मैन्युफैक्चरर ने दिया अपना नाम, और एक जो रिटेल स्टोर है वो अपना नाम भी उनको दे सकता है ना। जैसे आपने देखा होगा रिटेल स्टोर जैसे लाइक रिलायंस है, तो रिलायंस जो है वो अपने प्रोडक्ट भी सेल करता है। आपने कोई भी प्रोडक्ट लेना है, जैसे सपोज़ आपने बेसन लेना है ना, तो उसके लिए आप राजधानी बेसन भी ले सकते हैं, और इनका अपना रिलायंस का भी आता है, वो भी परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे ग्रोफर्स है, तो ग्रोफर्स के भी अपने आते हैं प्रोडक्ट, वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो वी कैन से प्रोवाइडिंग इफ़ेक्टिव ब्रांडिंग, वो ये प्रोवाइड करते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि अपनी इमेज को, अपनी रेपुटेशन को बढ़ाना और कस्टमर के साथ अपने रिलेशन इम्प्रूव करना। तो ब्रांडिंग से इनकी इमेज बढ़ती है, इनके रिलेशन कंज्यूमर के साथ और अच्छे होते हैं। तो वो किस तरीके से होते हैं, तो देखिए ब्रांडिंग दी जाने से एक तो रेपुटेशन वैल्यू बढ़ती है, कि ब्रांड की हिस्ट्री, और वी कैन से जितने भी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक प्रोवाइड किए जाते हैं वो ब्रांड के नाम से ही उसको जानते हैं। अगर उसकी क्वालिटी, उसका आउटपुट मतलब अच्छा होगा क्वालिटी, तो ऑब्वियसली वो सेकेंड टाइम भी उसको परचेज़ करेंगे। और ऑब्वियसली रिलेशनशिप वैल्यू, कि ये कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं। तो जो वी कैन से इसकी कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट भी कम होती है। ये जो मैन्युफैक्चरर को मार्जिन मिलता है वो फिर रिटेल स्टोर को भी मिल सकता है। एक्सपेरिमेंट वैल्यू, कि एक्सपेरिमेंट वैल्यू भी बढ़ती है ना, क्योंकि जो भी ब्रांड है अगर वो सेटिस्फाई हैं तो ऑब्वियसली वो आपके प्रोडक्ट को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इससे एक्सपीरियंस भी मिलता है, और सिंबॉलिक वैल्यू भी मिलती है ना, कि ब्रांड नेम या लोगो वो आपके नाम को भी पॉपुलर कर रहा है, आपके स्टोर के नाम को भी पॉपुलर कर रहा है। तो इससे सिंबॉलिक वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ब्रांड का अपना नेम होता है या लोगो होता है, उस लोगो की अपनी इमेज भी बनती है। तो ये था हमारा फर्स्ट, कि प्रोवाइडिंग इफ़ेक्टिव ब्रांडिंग। ये पहला काम है किसका, ब्रांड, ये जो रिटेल मैनेजर है उसका, कि ब्रांड को क्या नाम देना है, और वी कैन से कैसे हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेकंड आता है फोकसिंग ऑन स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटेजाइजिंग। मतलब स्ट्रेटेजाइजिंग का मतलब स्ट्रेटजी बनाने के ऊपर ही अपना फोकस करना। इसका जो मेन काम है वो क्या है कि जो गोल है इंस्टीट्यूशन का या स्टोर का, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, उसको पूरा करना। अब उस गोल को पूरा करने के लिए कई बार स्ट्रेटजी भी बनाई जाती है कि अदर कॉम्पिटिटर भी मार्केट में है ना, तो उन कॉम्पिटिटर के साथ भी आपको कॉम्पीट करना है। जब उनके साथ मुकाबला करना है तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ सकती है। जैसे प्राइस स्ट्रेटजी आपने बनाई है ना, कुछ डिस्काउंट दिया कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए। तो इस तरीके से जो है वो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो भी डिसाइड किया गया है उसको पूरा करना, चाहे उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़े। तो ये देखो डिफरेंट स्टेप्स हैं स्ट्रेटजी बनाने के।
डिफाइनिंग मिशन कि आपको अपना मिशन डिसाइड करना है, फिर सिचुएशन क्या है उसका ऑडिट करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या क्या हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसका क्या सोल्यूशन है, जैसे जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके क्या अल्टरनेटिव हैं कि आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, फिर उसमें रिसोर्सेज एलोकेट करना, रिटेल मिक्स तैयार करना और फिर रिव्यू करना और एडजस्ट करना, है ना। तो इस तरह से जो रिटेल मैनेजर है वो स्ट्रेटजी भी बनाता है। थर्ड है एनकरेजिंग अप्रोप्रिएट सोर्सिंग, है ना। फिर जो रिटेल मैनेजर है वो ये देखता है कि जो सोर्स है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, है ना, क्योंकि जो सोर्स हैं वो बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं सक्सेस अचीव करने के लिए। जैसे सपोज़ आप ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आप इस साल इतने गुड्स जो है वो अवेलेबल कराएंगे कंज्यूमर्स को, अपनी कंपनी के या वीकेंड से अपने रिटेल स्टोर के ही इतने गुड्स अवेलेबल कराएंगे, तो उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज मींस फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि अगर आपके पास मनी होगी, है ना, तो ही आप वो परचेज़ कर पाएंगे ना। अगर मनी नहीं होगी, अब मैनेजर ने तो ये बना दी पॉलिसी बट ऑनर के पास पैसा नहीं है तो वो अवेलेबल नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पर एनकरेज किया जाता है टू द वी कैन से ऑनर कि वो अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज अवेलेबल कराए, जिससे कि कस्टमर्स जो है वो मोटिवेट हो। जैसे अगर उनको लगता है कि रेडी अवेलेबल जो प्रोडक्ट हैं अगर वो अवेलेबल करा दिए जाते हैं, कस्टमर ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, है ना। और अगर उनको हमेशा स्टॉक मिलता है बिज़नेस के अंदर तो वो आते हैं। अगर कस्टमर्स आएँ प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए और जो वो सोच कर आए हैं वो प्रोडक्ट उनको आधा मिलता और आधा नहीं मिलता, फिर उसको दूसरे स्टोर पर जाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट कम इन फ्यूचर, है ना। तो इसलिए एनकरेज करना टू द ऑनर कि अप्रोप्रिएट सोर्स अवेलेबल करवाएं, किसको, टू द कंज्यूमर्स, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो सेटिस्फाई हों और जो है वो बार बार वो आना चाहें। डिसाइडिंग लॉजिस्टिक की लॉजिस्टिक, तो देखिए बात कर रहे थे डिसाइडिंग लॉजिस्टिक कि लॉजिस्टिक के बारे में भी उनको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है रिटेल मैनेजर को कि वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट। अगर लॉजिस्टिक अवेलेबल होगा, उसकी पूरी फैसिलिटी होगी, तो कंज्यूमर को टाइम पर गुड्स अवेलेबल हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन में अगर क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो लॉजिस्टिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है। अब इसमें ये देखा जाता है कि क्या प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर के प्लेस तक, सपोज़ होम डिलीवरी करनी है, तो क्या आपके पास फैसिलिटी है, लॉजिस्टिक की अवेलेबिलिटी है, क्या आप उसको प्रोवाइड करवा पाएंगे। गुड्स मंगवाने हैं तो क्या उसमें अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आपको लॉजिस्टिक के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। उसके बाद है मेंटेनिंग कंज्यूमर रिलेशन, कि कंज्यूमर के साथ भी आपको जो है वो रिलेशन कैसे बनाने हैं अच्छे। अगर रिटेल मैनेजर चाहता है सक्सेस अचीव करना तो उसको कंज्यूमर रिलेशन डिपार्टमेंट बनाना होता है ना, और वहाँ पर एक पर्सन उनको एम्प्लॉय करना होता है जो कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको सुने और साथ के साथ उसको सॉर्ट आउट करे। तो उसके लिए भी उसको क्या बनानी होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, है ना। तो CRM जो है वो कस्टमर रिलेशन मैनेजर, है ना, वो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देता है कि जो कस्टमर है उनको कोई कंप्लेंट ना हो। मैनेजिंग विजुअल मर्चेंडाइजिंग, कि जो मतलब रिटेल मैनेजर है वो ये भी देखता है कि जो मर्चेंडाइजिंग है, जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट प्रॉपरली डिस्प्ले किए जाएं, है ना। विंडो डिस्प्ले उसका होना चाहिए। अगर उसका विंडो डिस्प्ले होगा तो कस्टमर्स आएंगे और मोटिवेट होंगे उसको देखकर। और कई बार इम्पल्स बाइंग भी हो जाती है। इम्पल्स बाइंग मीन्स जो वो सोच कर नहीं आते और वो परचेज़ कर लेते हैं ओनली बाय मतलब वॉचिंग दिस प्रोडक्ट, कि उन प्रोडक्ट को उन्होंने देखा और देख कर उनको लगा कि दे शुड परचेज़, है ना। तो मतलब उनकी जो मर्चेंडाइजिंग है वो विजुअल होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग गुड एम्बियंस, कि उनको अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए कंज्यूमर्स को। जब भी वो आएँ तो लोकेशन ऑफ द स्टोर और वी कैन से जो स्टोर का लेआउट है, जो वहाँ म्यूज़िक है, जो वहाँ लाइट है और जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है, AC नहीं चल रहा, गर्मी है और ऑब्वियसली वो अगर स्टोर के अंदर आ जाता है तो उसको घुटन होने लगती है, तो ऑब्वियसली ही विल लीव द स्टोर और वो दूसरे स्टोर पर चला जाएगा। तो एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड कैसा करना है, हमने गुड एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है ताकि वो जो है वो वहाँ पर शॉपिंग करते हुए उसको कंफर्टेबल फील हो। पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, कंफर्टेबल, यूज़फुल, इजी टू कैरी, है ना। तो पैकेजिंग भी कई बार रिटेल स्टोर करते हैं, तो पैकेजिंग उनको कम कॉस्ट पर प्रोवाइड करनी चाहिए और ऐसी हो जो ड्यूरेबल हो, जिससे उनका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो, है ना। और इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए अबाउट द पैकेजिंग, कि उनको किस तरह से हैंडल करना है। सिलेक्टिंग प्रमोशनल मिक्स,
कि मतलब किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, डायरेक्ट सेलिंग करनी है या इनडायरेक्ट सेलिंग करनी है, पर्सनल सेलिंग करनी है, या किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, इसके बारे में भी मैनेजर को डिसीज़न लेना होता है। और बहुत सारे जो टूल्स हैं प्रमोशन के वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मैनेजर है उसको ये देखना होता है कि उसने कौन सा प्रमोशन मिक्स यूज़ करना है, 2 या 2 से 3 जो इकट्ठे टेक्निक यूज़ की जाती है वो कौन सी होनी चाहिए। डिसाइडिंग सूटेबल प्राइस, कि प्राइस के बारे में भी उसको डिसीज़न लेना होता है ना, कि जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है वो एट रीज़नेबल प्राइस अगर होगा तो कस्टमर विल कम, अदरवाइज़ जो कस्टमर हैं वो नहीं आएंगे, है ना, वो दूसरे शोरूम पर चले जाएंगे। तो इससे रिलेटेड भी उसको डिसीज़न लेना होता है। और यूजिंग टेक्नोलॉजी, कि कंज्यूमर भी चाहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, तभी जो कंज्यूमर्स हैं वो भी वहाँ पर आना चाहते हैं, और इससे लेबर कॉस्ट भी कम होती है, मटेरियल के ऊपर भी कंट्रोल होता है ना, और सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। और वी कैन से जो भी प्रोडक्ट वहाँ रखे हैं उनको आप टेक केयर भी कर सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए मैनेजर को, वो इस काम को भी करता है। डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी करना पड़ता है किसको, रिटेल मैनेजर को। तो ये भी उसका काम है कि वो ये देखना कि कितने वर्कर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है ना, और इसी तरह से जो स्टोर का लेआउट है वो किस तरीके का है, लॉजिस्टिक प्रॉपर अवेलेबल है या नहीं, प्रमोशन, पैकेजिंग, वो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको देखना पड़ता है कि क्या वो ट्रेंड है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, वो सारे काम कौन करता है, रिटेल मैनेजर। नेक्स्ट है एनकरेजिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, कि जो भी ये जो मैनेजर है रिटेल मैनेजर, वो रिसर्च का काम भी करता है कि टाइम टू टाइम अगर उसको लगता है कि इस फील्ड में रिसर्च की ज़रूरत है, न्यू टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, तो वो उन एरिया में भी काम करता है कि कंज्यूमर्स को किस तरह से हैंडल करना है, स्टोर का लेआउट किस तरीके से बनाना है ना। इसी तरह से जो प्रमोशन के डिफरेंट कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, मर्चेंडाइज में चेंज करना पड़ेगा, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो काम भी करता है रिटेल मैनेजर। एंड मेंटेनिंग क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स, है ना, वो सही उनकी क्वालिटी को मेंटेन करता है। इसी तरह से सप्लायर के साथ भी टाइम टू टाइम वो कांटेक्ट में रहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो भी सप्लायर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं उनको बताता रहता है ताकि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को परचेज़ करते रहें। एंड प्रिपेयरिंग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग रेफर्स टू यूजिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू इंटीग्रेट मल्टीपल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंक्शन ऑफ अ बिज़नेस, कि बिज़नेस के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो अंदर के हैं चाहे वो बाहर के हैं, ताकि वो इंटीग्रेट हो सके, एक ही गोल को अचीव करने में वो अपने एफर्ट्स लगाएं। तो जो रिटेल मैनेजर है वो ये काम भी करता है ताकि मतलब उसकी जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है वो सही ढंग से की जाए। तो इसमें वो ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और अदर एसेट, उसके बारे में भी जो है वो डाटा कलेक्ट करता है और उससे रिलेटेड प्लानिंग करता है। तो वी कैन से कि रिटेलिंग क्या है, मर्चेंडाइज को मैनेज करना भी है ना, कि जो भी प्रोडक्ट वहाँ रखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड होने चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर भी यही आएगा कि कोऑर्डिनेशन तभी होगा, जैसे सपोज़ जिस प्रोडक्ट की डिमांड है पहले आपको वो पता लगाना होगा, फिर आप ऑर्डर करेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑर्डर करेंगे और उन्हीं गुड्स को आप मंगाएंगे। जब मंगाएंगे तो फिर उसको डिस्प्ले किया जाएगा, है ना, उनकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन की बात है, इंटीग्रेशन की बात है कि अगर ये एक दूसरे के साथ मैच करेंगे तभी आपका काम कंप्लीट हो पाएगा, है ना। अगर कहीं पर भी कि आपने डिमांड कुछ और थी, डाटा कलेक्ट कर लिया, मंगाया कुछ और, है ना, और जो मंगाया उसको अंदर रख दिया, उसको सही ढंग से मैनेज नहीं करा, तो यहाँ इंटीग्रेशन नहीं है। तो प्रॉपर क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शंस, और ये फंक्शंस हमें यही बताते हैं कि रिटेल मैनेजमेंट की तरह बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और रिटेल मैनेजमेंट की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है कि राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम, एट राइट प्लेस एंड एट राइट प्राइस कंज्यूमर को अवेलेबल कराया जाए। अगर ये अवेलेबल करा देते हैं तो रिटेल मैनेजमेंट जो है वो सक्सेस अचीव कर जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है।